हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 5th चैप्टर व्यवसाय के नवोदित माध्यम या इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसका अगला टॉपिक देखेंगे। हम इसके अंतर्गत बाह्य साधन सेवाएं या आउटसोर्सिंग सर्विसेज ये देख रहे थे। इसमें ये क्या होती है ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब हम देखते हैं इस वीडियो में बाह्य साधन सेवाएं प्राप्ति की आवश्यकता। तो बाह्य साधन सेवाएं क्यों आवश्यक है, इसके लिए पहला बिंदु है विशिष्टीकरण के लाभ। प्रत्येक संस्था जब अपने कार्य दूसरे साधनों से करवाती है, बाह्य साधनों से, तो बाह्य साधन सेवाएं देने वाले उस कार्य में निपुण हो जाते हैं, विशिष्ट हो जाते हैं। बाह्य साधन सेवाओं से विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होने लगते हैं। यानी जब किसी कार्य में कोई विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है तो उसका कार्य कम मेहनत में, कम समय में, कम लागत में होने लगता है। इसके लाभ किसी भी कंपनी को मिलने लगते हैं। फिर अगला है आवश्यकता क्यों है में स्थायी विनियोग में कमी। प्रत्येक कार्य स्वयं करने से कंपनी में विनियोग बढ़ जाते हैं। इससे विपरीत बाह्य साधन से सेवाएं प्राप्त कर लेने से कंपनी के स्थायी विनियोग में वृद्धि नहीं होती। कंपनी अपनी इस विनियोग बचत का लाभ अन्य आवश्यक उपयोगों में करने लगती है। जैसे छोटे छोटे कार्य है, यदि उन कार्यों को बाह्य साधन सेवाओं को सौंप दिया जाए तो वो कम लागत में हो जाते हैं। तो बड़ी कंपनी को इन बातों के लिए विनियोग नहीं करना पड़ता, पैसा नहीं लगाना पड़ता और उसी पैसे को वो किसी दूसरे कार्य में लगा सकती है। फिर है प्रमुख व्यवसाय का पर ध्यान। छुटपुट कार्य दूसरे को दे देने के कारण जो प्रमुख व्यवसाय है किसी भी कंपनी का, उस पर ठीक से ध्यान दिया जा सकता है। फिर है अगला व्यवसाय में वृद्धि। सेवाओं के बाह्यीकरण को अपनाने से उत्तम किस्म की उत्कृष्ट वस्तुओं का उत्पादन होता है जो उत्पादक के व्यवसाय में वृद्धि करते हैं। क्योंकि एक तो सारा ध्यान उनकी तरफ हो सकता है और कुछ निवेश भी उनमें ज्यादा किया जा सकता है, इसलिए अच्छे क्वालिटी की वस्तुएं बनने लगती है। फिर है बचत। बीपीओ यानी आउटसोर्सिंग सर्विसेज जो हैं, बीपीओ इकाइयां अपने कार्य में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेती हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य कम लागत पर किए जाने लगते हैं। इस कारण से उत्पादक या फर्म को लाभ होता है। फिर निर्भरता अनुपात में कमी। बाह्य साधन सेवाओं के कारण व्यवसाय की अपने इकाई पर निर्भरता में कमी हो जाती है। कार्य में निर्भरता का अनुपात जितना कम होता है उतना ही कार्य संचालन अच्छा होता है। छोटी मोटी बातों पर निर्भरता कम हो जाती है, इसलिए जो मुख्य काम है वो बहुत अच्छे से हो पाता है। फिर है उत्तरदायित्व का विभाजन। बीपीओ की सेवाओं से उत्पादन इकाई के उत्तरदायित्व में का विभाजन हो जाता है। प्रत्येक बाह्य संस्था अपनी ख्याति बनाने के लिए अपने उत्तरदायित्व पूर्ण निर्वहन करती है। उत्तरदायित्व का विभाजन होता है, यानी किसी उस प्रोडक्ट की कुछ बातें बाह्य साधन सेवाओं के माध्यम से होंगी और बाह्य साधन सेवाएं अच्छी प्रकार कार्य करती है क्योंकि उनको अपना नाम भी अच्छा रखना होता है और सेवाएं प्राप्त करनी होती है, इसलिए वो अच्छी से कार्य करते हैं। फिर अंतिम है अस्थायी आवश्यकता। अस्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति बाह्य संस्थाओं के से करवाना ही लाभदायक होता है। जो आवश्यकताएं अस्थायी होती हैं, कुछ कार्य अस्थायी होते हैं, यदि उनको बाहर से करवाया जाए तो जो स्थायी संरचना है इसका निर्माण करना और पूंजी का अपव्यय रोका जा सकता है। हम अगला टॉपिक देखते हैं बाह्य साधन सेवाओं की सीमाएं या दोष। तो इसमें सबसे पहली दोष यह है कि गोपनीयता की कमी।
यानी किसी भी उपक्रम से निर्मित वस्तु के लिए जो भी गोपनीयता या सेवाओं की गोपनीयता है, वो इस प्रकार बाह्य साधन सेवाओं को जब छोटे मोटे कार्य दे दिए जाते हैं तो उस गोपनीयता को भंग करने की आशंका हमेशा बनी रहती है। फिर रोजगार में कमी। दूसरे देश की बाह्य संस्थाओं से कार्य करवाने से देश में रोजगार के अवसरों की कमी हो जाती है। इससे नागरिकों में असंतोष पैदा होता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं चिकित्सा संबंधी कार्यों की लागत कम होने से अमेरिका के द्वारा भारत से ये कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसका अमेरिका के नागरिकों द्वारा तीव्र विरोध किया जा रहा है। क्योंकि यदि बाह्य सेवाएं अमेरिका अपने कुछ प्रक्रमों की भारत को देती है तो अमेरिका में जो रोजगार प्राप्त करने के लिए स्थान या नौकरियां कम हो जाती है, इसलिए वहां पर इस बारे में काफी विरोध चालू है। फिर अगला है शोषण में वृद्धि। न्यूनतम लागत की प्रतिस्पर्धा में कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों का शोषण एवं बाल और महिला श्रमिकों को कम मजदूरी पर नियुक्त कर लिया जाता है और उसे देश या कंपनी से में असंतोष बढ़ता है। यानी यदि पुरुषों की जगह महिलाओं को स्थान दिया जाए तो महिलाएं और बच्चों से काम करवाने पर कम रोजंदारी देना पड़ेगी, इसलिए उनका शोषण किया जाता है और ये शोषण नहीं होना चाहिए। फिर है निर्भरता के दोष, यानी किसी पर निर्भर होना, इसमें भी दोष है। क्योंकि हम हर काम के लिए या जिन कामों को बाह्य साधन सेवाओं को दे दिया गया है उन कामों के लिए हम उस कंपनी पर निर्भर हो जाते हैं। फिर प्रतिस्पर्धा का भय। बाह्य साधन सेवाओं से प्रतिस्पर्धा का भय पैदा हो जाता है। जिस व्यक्ति से सेवाएं प्राप्त की जा रही होती हैं वही व्यक्ति प्रतिस्पर्धी बन जाने का डर बना होता है। फिर हम अगला देखते हैं, टॉपिक है हमारा बाह्य साधनों से सेवाएं प्राप्त करने के प्रकार। ये इसमें सेवाएं प्राप्त करने के 4 प्रकार हैं। वित्तीय सेवाएं, विज्ञापन सेवाएं, पत्रवाहक या कोरियर सेवाएं, ग्राहक सहायता सेवाएं। इनमें से हम पहला देखते हैं वित्तीय सेवाएं। तो हम किस प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्राप्त कर पाते हैं बाह्य साधन सेवाओं के माध्यम से? तो पहला है प्रतिभूतियों का अभिगोपन। जो भी अभिगोपक कंपनी के अंशों और ऋण पत्रों का विक्रय नहीं होने की स्थिति में स्वयं उन्हें क्रय कर लेते हैं। गारंटर होते हैं जो यदि उनके शेयर्स नहीं बिकेंगे तो वो अभिगोपक जो होते हैं वो खुद ही शेयर्स खरीद लेते हैं। इस प्रकार कंपनी के अंश और ऋण पत्र बिना बिके नहीं रह पाते हैं। इस कार्य के लिए अभिगोपक कंपनी से कमीशन लेते हैं, जिसे अभिगोपक कमीशन कहते हैं। दूसरा हम देखें तो है मर्चेंट बैंकिंग। कंपनी के अंश और ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित संपूर्ण कार्य मर्चेंट बैंक से करवाए जाते हैं। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा मर्चेंट बैंकिंग संबंधी कार्य किए जाते हैं। मर्चेंट बैंक सुविधा के पूर्व पूंजी निर्गमन संबंधी समस्त कार्य स्वयं कंपनी को ही करना पड़ते हैं। मर्चेंट यानी व्यापारिक बैंकों के माध्यम से। फिर है अंशों का पंजीकरण। विशिष्ट फर्में जिन्हें निर्गमन रजिस्ट्रार के नाम से जाना जाता है, आवेदन पत्रों, अंश हस्तांतरण के पंजीकरण आदि के व्यवहार करती है और कंपनी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। फिर अगला है डिपॉजिटरीज या न्यासी। डिपॉजिटरीज विभिन्न कंपनी के अंशधारियों के अंशों को डीमेट अकाउंट के माध्यम डीमेट के रूप में रखते हैं। डीमेट अकाउंट के रूप में रखते हैं। अब हम अगले प्रकार देखें। बाह्य साधनों से सेवाएं प्राप्त करने का अगला प्रकार है विज्ञापन सेवाएं। वर्तमान युग अब विज्ञापन का युग है। जिसका ज्यादा विज्ञापन होगा उतनी ही उसकी अधिक वस्तुओं का विक्रय होगा। अब विज्ञापन पर किया गया खर्च अपव्यय नहीं बल्कि विनियोग माना जाता है। विज्ञापन के द्वारा नए ग्राहक बनाए जाते हैं और पुराने ग्राहकों को भी संभाल कर रखा जाता है। विज्ञापन बहुत सोच समझकर किया जाता है। इसमें विज्ञापन बजट,
ग्राहकों का स्तर, उपभोक्ता की मनोवृत्ति आदि अनेक तथ्यों का विचार करना पड़ता है। इन सभी कार्यों के लिए एक पूर्वकालिक विभाग की जरूरत होती है। सारा करते हुए विज्ञापन का कार्य भी नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके लिए विज्ञापन विभाग अलग से होना आवश्यक है, जो एक व्यवसाय के लिए रखना लाभदायक ही नहीं रहता। जो किसी व्यवसाय में विज्ञापन विभाग रखना लाभदायक नहीं होता है, इसलिए ये बाह्य साधन सेवाओं के अंतर्गत बाहर किसी भी विज्ञापनकर्ता कंपनी को विज्ञापन बनाने के लिए दे दिया जाता है। अतः विज्ञापन सेवा बाह्य सेवाओं से प्राप्त की जाती है। बाह्य विज्ञापन एजेंसी का अपने कार्य पर विशिष्टीकरण होता है और वे कंपनी और उत्पाद की आवश्यकता के अनुरूप निरंतर विज्ञापन का कार्य करते रहते हैं। फिर हम तीसरा देखें तो यह है पत्रवाहक अथवा कोरियर सेवाएं। कोरियर सेवाएं जो हैं वो छोटे निजी डाकघर हम कह सकते हैं। जैसे सरकारी डाकघर होते हैं, वैसे ही कोरियर सेवाओं वाली कंपनियों को हम निजी डाकघर कह सकते हैं। सरकारी डाकघरों के बढ़ते हुए बोझ के कारण निजी डाकघरों की सुविधाओं का जन्म हुआ। निजी डाकघर सुविधा, जिसे हम कोरियर कहते हैं, कंपनी के पत्र, पार्सल, पैकेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता से पहुंचाते हैं। इनको लेने की और देने की दोनों ही रसीद प्राप्त हो जाती है। यदि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो कोरियर सेवाओं के सदस्य उन कंपनियों में जाकर वस्तुओं को संग्रहित या पत्रों को संग्रहित करने का कार्य भी करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी लोकप्रियता के क्या क्या कारण हैं। कुरियर सेवाएं इतनी लोकप्रिय क्यों होती जा रही हैं? तो इनका सबसे पहला कारण है कि शीघ्रता। कुरियर सेवाएं शीघ्रता से पत्र यहां से वहां पहुंचाती हैं। दूसरा कारण है कि बड़े बड़े शहरों में ये सेवाएं सभी जगह उपलब्ध होती हैं। फिर है प्राप्ति और सुपुर्दगी, दोनों के ही प्रमाण के रूप में रसीद प्राप्त हो जाती है। फिर तुलनात्मक रूप से इनकी सेवाओं की दर कम है, यानी बाकी किसी माध्यम से भेजा जाने वाला सामान महंगे में यहां से वहां जाएगा, कुरियर के माध्यम से कम पैसे में सामान और पत्र यहां से वहां जा सकते हैं। फिर प्रतिस्पर्धा के कारण विश्वसनीयता बनी रहती है। कुरियर के सेवाएं देने वाले आपस में ही प्रतिस्पर्धी होते हैं, इसलिए वहां पर विश्वसनीयता भी रहती है, क्योंकि कुरियर सेवाओं को उनको अपने कार्य में बने रहना है। फिर है डाकघर निश्चित समय पर खुलने और बंद होते हैं, इसकी तुलना में इनका संग्रहण का समय अधिक होता है। हम रात के 9 बजे तक भी जाकर ले सकते हैं सामान या भिजवा सकते हैं। फिर है नियमित एक बड़े ग्राहकों के पास स्वयं जाकर ये संग्रहण कार्य कर लेते हैं। बड़ी बड़ी जगहों में उन ग्राहकों के पास भी जाकर ये संग्रहण कर लेते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इसी में, यानी चौथा सेवा, बाह्य साधनों से सेवा प्राप्त करने का चौथा प्रकार है ग्राहक सहायता सेवा। ग्राहक एक कीमती आभूषण की तरह है जिसे किसी अन्य द्वारा चुराया नहीं जा सकता। ग्राहक हमेशा सही है, ग्राहक देवता है। ये सारे कथन कंपनी विक्रय के उपरांत सेवा उपलब्ध कराते हैं और उसके प्रमुख शहरों में ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं। यानी जो सामान बिक जाता है, यदि उसमें कोई भी त्रुटि आती है तो ग्राहक सेवा केंद्र उन त्रुटियों को या उन कंप्लेंट्स को दूर करने का कार्य करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।